हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट भी हम पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। बहुत कम संख्या है लेकिन फिर भी अच्छा है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे रेगुलर पूरा वीडियो देख रहे हैं बाकायदा। तो क्योंकि वॉच टाइम पे पता चलता है ना कि कितने समय तक कौन बच्चा देख रहा है। तो व्यूज़ के हिसाब से जब वॉच टाइम देखा जा रहा है तो उसमें बहुत सारे बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ने में संघर्ष कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। पूरा लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे शुरुआत में देख करके छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। और एक बात, अगर क्लास 12th में और 11th में अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो अगर आगे चल के किसी भी स्ट्रीम में अगर पढ़ोगे तो वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। इसीलिए 11th 12th में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी आगे जा कर के क्या होगा, जीवन में कॉन्फिडेंस आएगा। 11th 12th पढ़ोगे तो किस में कॉन्फिडेंस, जीवन में कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाई में। कि 11th 12th अगर अच्छे से नहीं करोगे, चाहे तुम स्ट्रीम भी चेंज कर दोगे, यहाँ पे साइंस लिए हो, आगे चल के स्ट्रीम भी चेंज कर दिए तब भी दिक्कत होगी। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जो 11th 12th में पढ़ने से। क्यों, हिंदी इंग्लिश तो तुम्हारा सब्जेक्ट ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। और जो इधर की 11th 12th की जो फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स अगर देख ली जाए तो जीएस के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए 11th 12th पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, पास तो हो ही जाओगे। पास होने में क्या है, एक बच्चा बोल रहा था कि सर बस पास हो जाएं इसलिए पढ़ रहे हैं, तो पास तो हो ही जाओगे। और बस पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है ना। हम लोगों ने कल आवर्धन के बारे में बात कर ली थी। हम लोगों ने किसके बारे में बात कर ली थी, आवर्धन के बारे में। आज बात करनी है डेरिवेशन, दर्पण सूत्र कैसे आया उसका पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका भी डेरिवेशन हम लोग देख लेंगे। इसके जस्ट पहले एक छोटा सा टर्म देखो, कल हम लोगों ने दो सूत्र पढ़े थे। एक पढ़ा था F बराबर R/2 पढ़ा था, और ये तो पहला था। दूसरा दर्पण सूत्र क्या पढ़ा था, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहाँ पे V क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, U क्या है, वस्तु की स्थिति, और F क्या है, फोकस दूरी। आवर्धन माने M था, तीसरा था ये। M बराबर क्या पढ़े थे, -V/U, और एक और पढ़े थे H'/H, यानी प्रतिबिंब की जो हाइट रहेगी और वस्तु की हाइट का अनुपात क्या होता है, हमारा आवर्धन होता है। मैथमेटिकल परिभाषा भी दे सकते हो फॉर्मूले के ऊपर। अगर फॉर्मूला याद है, परिभाषा भूल गई तो सीधा मैथमेटिकल परिभाषा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। देखो यहाँ पे M में V और U दिया गया है। क्या दिया गया है, V और U। और कुछ और अलग तरीके से पूछा जाता है, क्या यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, तो तीन में से क्या हर एक चीज को दो चीजों के पदों में लिख लोगे। फोकस दूरी को किसके, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के पदों में लिख लोगे। लिखा ही है सर, 1/F। देखो किस तरह लिखोगे, 1/F बराबर करोगे तो दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो आ जाएगा V/U, आ गया। चलो ठीक है। जब V का भाग दोगे V/U में तो V से V कैंसिल, U बचा, U का गुणा 1 से करोगे तो U आ गया, प्लस जब U का भाग दोगे V/U से तो U कैंसिल, V आया, V का गुणा करोगे 1 से तो V आ गया। अब जब 1/F बराबर U प्लस V/U भी आ गया तो F बराबर क्या होगा, F बराबर हो जाएगा, जस्ट पलटेगा तो U प्लस V। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यानी हमने फोकस दूरी के पदों में लिख लिया, F बराबर क्या आ गया, V प्लस V। लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी का कोई मतलब नहीं है। देखो इस फॉर्मूले में आवर्धन में तुम्हारे पास V है और U है। क्या है, V है और U है। तो तुम्हें क्या करना है, जब V की जगह पे कुछ ऐसा टर्म लोगे कि U और F, जब V का मान निकालोगे तो U और F का मान निकालना पड़ेगा। जब निकाल लोगे उसका मान सीधा V की जगह पे रख दोगे, एक अलग फॉर्मूला आ जाएगा। और जब
u की जगह पे रखना हो तो u का मान निकाल लोगे f और v के पदों में, और u की जगह पे रख दोगे और मान आ जाएगा। कैसे आएगा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, इसी बेसिक चीज़ के ऊपर देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज हुए हो तो अब हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है, m बराबर लिखा है -v/u, ठीक है। और दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब पहला इसमें क्या लिखना है हेडिंग में कि आवर्धन किसके पदों में, जब v की जगह पे तुम v का मान रखोगे तो v में क्या निकालोगे, f और u। क्या निकालोगे, f और u, यानी आवर्धन किसके पदों में, फोकस दूरी और वस्तु की स्थिति के पदों में, और वस्तु की स्थिति के पदों में, स्थिति के पदों में मतलब आवर्धन यानी m किसके पदों में, f और u के पदों में। किसके पदों में, u के पदों में। जब बात की जाए f और u की, यानी फोकस दूरी और u की, f और u की बात की जा रही है तो तुम्हें v का मान निकाल करके इसमें रखना है। और जब बात की जाए f और v के पदों में तो तुम्हें u का मान निकाल के u की जगह पर रखना है। तो पहले इस वाली बात पे बात कर लेते हैं, फोकस दूरी और u के पदों में m का मान निकालते हैं। तो देखो दर्पण सूत्र से, सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। किसके पदों में निकालना, f और u के पदों में, तो v को करना पड़ेगा। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, 1/v बराबर 1/u जो प्लस में है इसको भेजेंगे बराबर के इधर, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो 1/f माइनस 1/u। कैसे सॉल्व करोगे, भिन्न है तो f और u का गुणा करोगे तो f और u, f का भाग दोगे f u से तो f से f कैंसिल, u बचा, u माइनस u का भाग दिए f u में तो u u कैंसिल, f बचा तो f ऊपर, u माइनस f आ गया। क्या आया ये, 1/v बराबर u माइनस f बटे एफ यू। जब यहाँ पे तुम v का मान निकालोगे तो क्या आएगा, एफ यू बटे यू माइनस एफ। जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे v को पलट रहे हो, ठीक है ना। तो क्या आ गया, एफ यू बटे यू माइनस एफ, v का मान आ गया। इस फॉर्मूले में v का मान रखो, तो जब रखोगे तो m बराबर v की जगह पे रखना है a वाला मान, तो माइनस लगाए तो माइनस लगाओ, एफ यू बटे यू माइनस एफ, और सब टोटल बटे में क्या लिखा है, u लिखा है तो u लिख दो। अब क्या होगा, u से u कैंसिल हुआ, m बराबर आ गया फॉर्मूला माइनस एफ बटे u माइनस एफ। क्या इस फॉर्मूले में सिर्फ f और u दिख रहा है, हाँ इसमें सिर्फ f और u दिख रहा है। तो आ गया आवर्धन, f फोकस दूरी और u वस्तु की स्थिति के पदों में आवर्धन का मान आ गया। कैसे आया देख लो, क्या किए, जब निकालना था फोकस दूरी और u के पदों में, यानी f और u के पदों में निकालना था, तो तुम्हें v को अकेला करके उसका मान निकाल लेना था और v की जगह पे उसका मान रख देना था, m बराबर माइनस v बटे यू। अब अलग तरीके से आता है और सीधा कैलकुलेशन था, बहुत आसान कैलकुलेशन था, इस फॉर्मूले में रख दिए सिर्फ। अब देखो जब पूछा जाएगा कि आवर्धन का मान फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति के पदों में, तो क्या करना पड़ेगा, u का मान रखना पड़ेगा। और कहाँ रखना पड़ेगा, u की जगह पर रखना पड़ेगा। देख लो, इसको नोट करो, आगे हम बताते हैं। अब क्या करना है, आवर्धन
आवर्धन किसके पदों में, f और v के पदों में, v के पदों में। तो क्या होगा, f और v के पदों में निकालना है तो u को अकेला करेंगे। तो पहले तो सूत्र लिखो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u को अकेला करना है तो 1/v को इधर भेजेंगे, तो 1/u को अकेला कर दिए तो 1/f की तरफ गया तो माइनस में हो गया 1/v। अब क्या करोगे, f और v का ले लोगे एलसीएम, तो आ गया f और v। f का जब डिवाइड करोगे f से f कैंसिल, v का गुणा 1 से किए तो v आ गया, माइनस v से v कैंसिल, f का गुणा 1 से किए तो f आ गया। ये आया है 1/u का मान आया है, लेकिन हमें तो u का निकालना था, तो u का निकालोगे तो पलट दोगे जस्ट, तो u बराबर आ गया f v/v माइनस f। ठीक है, u का मान आया है। ये u का मान कहाँ रखना है, आवर्धन वाला जो सूत्र है इसमें रखना है। किसमें, इस वाले सूत्र में रखना है। तो इस वाले सूत्र में रख देते हैं। देखो m बराबर माइनस v लिखा है तो माइनस v लिख दो, और u की जगह पे क्या लिख दो, u की जगह पे एफ वी बटे वी माइनस एफ वी बटे वी माइनस एफ। जब कैलकुलेट करोगे तो जो बटे वाला है वो पलट के जाएगा, माइनस वी इंटू वी माइनस एफ बटे एफ इंटू वी। तो क्या होगा, ये टोटल है इंटू में, v से v कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया, माइनस v प्लस f बटे f, यानी f माइनस v बटे f आ गया। किसका मान, m का मान, f माइनस v बटे f। क्या इस सूत्र में f और v के अलावा कुछ दिख रहा है, नहीं सर, तो यही सूत्र क्या बन गया, आवर्धन का मान आ गया है f और v के पदों में, क्योंकि इस फॉर्मूले में m में सिर्फ f और v के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको लिखो और लिख लो, बहुत आसान सी चीज़ थी, इसको लिख लो क्योंकि बहुत आवश्यक चीज़ है। और जब क्वेश्चन दिया जाए उसमें फोकस दूरी दी जाए और प्रतिबिंब की स्थिति दी जाए और हमसे पूछा जाए कि आवर्धन बताओ, तुम लोग सीधा दिमाग में आएगा आवर्धन f बराबर माइनस बी बटे यू। तुम कहो कि इसमें क्या दिया गया है, फोकस दूरी दी गई है और प्रतिबिंब की स्थिति दी गई है, तो पहले दर्पण सूत्र से सॉल्व करके तुम लोग u का मान निकालोगे और माइनस बी बटे यू लगाओगे, आंसर सही आएगा। लेकिन टाइम टेकिंग है ना, और सीधा फॉर्मूले पे अगर रख दोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। इसलिए सीधा फॉर्मूला निकालना सीखो और फॉर्मूला याद रहे। फॉर्मूला क्या रहे, याद रहे। कॉन्सेप्ट याद रहे अलग चीज़ है, लेकिन फॉर्मूला याद रहे ये बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला याद रहे वो बहुत ज़रूरी है, तो इसको लिख लो। अब हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन पे चलते हैं। अपने जो 2 डेरिवेशन है उनको समाप्त करना है, वही आज का लक्ष्य भी है। मेन लक्ष्य तो वही है, डेरिवेशन समाप्त करना, ये तो ज़रूरी था। चलो अच्छा, इसको लिख लो। ठीक है, आवर्धन का मात्रक क्या होता है, कोई बताओ आवर्धन का मात्रक, कमेंट करके बताना, कल हम इसके बारे में बताएंगे। आवर्धन का मात्रक, अच्छा बता देते हैं। आवर्धन का जो मात्रक होता है, क्यों रहेगा मात्रक, दूरी बटे दूरी लिखा है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। दूरी का मात्रक और दूरी का मात्रक तो सेम रहेगा, दोनों मात्रक कैंसिल होकर अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। और आवर्धन एक अनुपात है, दूरियों का अनुपात है, दूरियों का अनुपात है, इसलिए इसका भी कोई मात्रक नहीं है। तो क्वेश्चन आए कि, या कोई पूछे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएगा, कोई पूछे बताओ आवर्धन का मात्रक, तुम्हारे दिमाग में चमकेगा कि कुछ तो आवर्धन था, कोई तो भौतिक राशि थी, उसका मात्रक भी होगा, लेकिन नहीं, मात्रक नहीं होता है। अब देखो किसका डेरिवेशन देखना है, किस सूत्र का डेरिवेशन देखना है। पहले देखना है f बराबर r/2 का डेरिवेशन, 2 का डेरिवेशन। देखो इस डेरिवेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, कहा जाएगा कि बताओ या सिद्ध करो, क्या करो,
सिद्ध करो कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो बताएगा कहेगा इसकी पुष्टि करो, ऐसा कोई फॉर्मूला दिया जाएगा, या पूछ लेगा r बराबर 2f इसकी पुष्टि करो, यानी फॉर्मूला का डेरिवेशन ही पूछ सकता है और हिंदी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ सकता है, तब भी डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे। अब जब हम लोग वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो गोलीय दर्पण होगा। क्या होगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में एक बना लेते हैं अवतल दर्पण। क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण। ये बन गया मुख्य अक्ष। क्या बन गया? मुख्य अक्ष। यहाँ कहीं पे होगा फोकस और यहाँ कहीं पे होगा वक्रता केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र। अगर इस प्रकार कोई प्रकाश की किरण आई समांतर मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाएगी? मुख्य फोकस से निकल जाएगी। अब अगर ये है हमारी आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, तो अगर जस्ट बीचों बीच से एक अविलंब खींच दें, एक अविलंब खींच दें जो कि वक्रता केंद्र से मिलेगा, या कहो कि वक्रता केंद्र से कोई ऐसी किरण भेज दिए तो ये तो जाएगी, टकराएगी, अपने मार्ग में वापस लौट आएगी, लेकिन इन दोनों किरणों के लिए ये किसका काम करेगा? अविलंब का कार्य करेगा। मान लो आपतन कोण जो था वो था थीटा। कितना था? थीटा। तो आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? वो वाला पड़े हो गए इस प्रकार से एकांतर कोण वाला, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। और जब ए वाला थीटा है तो ए वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। देखो ये वाला पड़े हो गए ना, देखो इस प्रकार है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। जब ए वाला कोण बोल रहा है तो ए वाला कोण भी तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। ये तो हमारा पी था, ध्रुव था, ये वाला बिंदु। ये क्या है? फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। इसको कोई मान लेते हैं, मान लो एम है, और यहाँ से जस्ट इस पे लंब डालते हैं मुख्य अक्ष पे, इसको मान लो डी है। क्या है? डी। अब देखो एक त्रिभुज हमारे पास है सी एम डी। त्रिभुज सी एम डी में देखो क्या होगा? सी एम डी में टेन थीटा अगर लोगे तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? मैथ वाले बच्चे जानते होंगे टेन थीटा, और बायो वाले भी जानते होंगे टेन थीटा। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल तक तो मैथ होगी, और अगर हाई स्कूल तक मैथ नहीं थी तो थोड़ा सा देख लेना कॉन्सेप्ट क्या होता है टेन थीटा का। लाल बटे कका से एल ए, एल बटे के ए, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब यहाँ पे ये नहीं समझाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री समझाएंगे नहीं, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? यहाँ पे एम डी है। क्या है? एम डी। इस त्रिभुज के लिए लंब है एम डी, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब। तो एम डी बटे, और आधार क्या है? सी डी। क्या है? सी डी। सी से डी तक की दूरी क्या है? आधार है। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गई? फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी? टेन त्रिभुज, त्रिभुज थोड़ा सा दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज एफ एम डी, त्रिभुज एफ एम डी में क्या करोगे कि टेन टू थीटा बराबर, टेन टू थीटा बराबर हो जाएगा एम डी बटे एफ डी बटे एफ डी। अब देखो कहानी यहां से शुरुआत होती है, यहां तक तो कर लोगे। कहा जाता है कि जब ये वाला कोण बहुत छोटा हो, थीटा वाला कोण, तो टेन थीटा को थीटा ले लेते हैं। जब थीटा बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो टेन थीटा बराबर थीटा होगा। ठीक है? तो अब जब टेन थीटा बराबर थीटा होगा तो पहली इक्वेशन आएगी थीटा बराबर एम डी बटे सी डी, एम डी बटे सी डी। और दूसरा क्या आएगा? टू थीटा बराबर एम डी बटे एफ डी, एम डी बटे एफ डी।
तो यहाँ से भी थीटा का मान अगर निकाल लोगे तो आ जाएगा MD/2 जो गुणा में है वो भाग में जाएगा तो 2FD। यहाँ से थीटा का मान आ गया MD/2FD, यहाँ से थीटा का मान आ गया MD/CD। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। तो देखो इधर कहीं पे लिख लेते हैं यहाँ पे, तो इस थीटा और ये थीटा थीटा है तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं, थीटा बराबर थीटा। तो एक थीटा का मान लिखेंगे, एक थीटा का मान लिखेंगे MD/CD। क्या लिखेंगे? MD/CD। और दूसरे थीटा का मान क्या है? MD/2FD। MD/2FD। ठीक है, तो इस MD से ये वाला MD कैंसिल, तो 1/CD बराबर 1/2FD। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि जब ये वाला थीटा बहुत छोटा है तो ये बहुत नीचे रहेगा, यानी जो D है वो लगभग पास में है P के, तो D की जगह पे P लिखो। वो ये बोल रहा है कि D की जगह पे क्या लिखो? P लिखो। D क्या है? P के बहुत पास में है। D क्या है? P के बहुत पास में है। तो सीधा देखना, जब 1/CP, यहाँ पे एक नोट लिखो कि D P के पास होगा, P के पास होगा। क्यों होगा उसका रीजन हम लोग लिख चुके हैं कि थीटा क्या है? बहुत छोटा है। और दूसरा एक शब्द भी लिखा रह सकता है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक क्या है? बहुत छोटा है, इसीलिए क्या है ये? D P के पास है, D जो है P के पास है। तो D की जगह पे P लिखे तो 1/CP बराबर 1/2FP। 2FP। अब देखना CP क्या है? वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। और FP क्या है? फोकस दूरी है, फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी। तो 1/R बराबर 1/2F। 2F का गुणा करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2F का गुणा 1 से होगा, 2F बराबर R का गुणा 1 से होगा। तो R, यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब F बराबर लिखोगे तो 2 को इधर भेज दोगे बटे में, तो R/2 हो जाएगा। 2F बराबर R, यही हमारा प्रूव हो गया। इट्स प्रूव, इट्स प्रूव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो तो इसको लिख लो, फिर नोट कर लो बाकायदा। एक बार हम फिर से समझाएं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो दर्पण बनाया, गोलीय दर्पण बनाया। उसमें क्या किया, जो समांतर प्रकाश की किरण थी, रूल पड़े थे कि वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। चलो ठीक है, हमने वक्रता केंद्र से एक अविलंब खींच दिया उस बिंदु पे जहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे थे? मिल रहे थे। अगर मान लो कि जो आपतन कोण है उसका मान थीटा है, तो परावर्तन कोण उसके बराबर थीटा थीटा हो जाएगा। जब थीटा थीटा मिलकर 2 थीटा मिला तो ए वाला एंगल 2 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया। तो ए वाला एंगल, ए वाला थीटा है तो ए वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब कितने त्रिभुज बन गए हमारे पास? 2 बन गए, CMD और FMD। जब CMD में खेलोगे तो tan थीटा बराबर MD/CD हो जाएगा। और जब इस वाले में करोगे FMD में तो tan 2 थीटा, 2 थीटा है ना यहाँ पे, तो थीटा की जगह पे 2 थीटा लिखना पड़ेगा। तो tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा MD/FD। ठीक है, जब सॉल्व कर लोगे और जब मान लोगे थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा की जगह पे थीटा लिखोगे। लास्ट में ये मान लेना है कि ये D जो है P के बहुत पास में है, और हमारा रिजल्ट क्या हो गया? आखिर में निकल के आ गया। तो पहले चित्र बना लो, फिर इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो। ठीक है, लिख लो। अच्छा, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। देखो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र का डेरिवेशन।
दर्पण सूत्र का डेरिवेशन क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्वेश्चन में अगर सीधा फॉर्मूला दे के पूछा जाए कि उसका डेरिवेशन लिखाओ तो जो बता रहे हैं उसको लिख दो, लेकिन अगर तीन चीजें अज्ञात हैं इसमें, एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति और फोकस दूरी, तो कहे प्रतिबिंब की स्थिति यानी v, वस्तु की स्थिति यानी u तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करो। और वो कैसे करोगे उसको पूरा लिखना पड़ेगा, तो जो डेरिवेशन है उसको लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। एक तो पहले बना लेते हैं गोलीय दर्पण। क्या बना लेते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार रहेगा। चलो ठीक है, एक बना लेते हैं मुख्य अक्ष। क्या बना लेते हैं? मुख्य अक्ष बना लेते हैं। यहाँ कहीं पे ध्रुव P रहेगा, यहाँ कहीं पे फोकस F रहेगा, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र C रहेगा। क्या रहेगा? वक्रता केंद्र C रहेगा। यहाँ कहीं पे वस्तु रखे ले रहे, यहाँ कहीं पे वस्तु रखे ले रहे। एक प्रकाश की किरण भेज दिए समांतर। क्या कर दिए? समांतर भेज दिए, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। एक भेज दिए वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो जहाँ से जाएगी उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ठीक है, अच्छी बात है। और देखो, एक प्रकाश की किरण भेज देते हैं किसी कोण पे ध्रुव से, तो वो क्या करेगी? यहीं से जाएगी। आई बात समझ में? चलो ठीक है, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो अनंत, चारों तरफ अनंत प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो कहीं से भी भेज सकते हो। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग भेजेंगे। तो जब देखो, अब हम लोग जहाँ जहाँ प्रकाश की किरणें मिल रही हैं वहाँ वहाँ नाम कर लेते हैं। मान लो वस्तु क्या है? VA है, BA यानी AB। ये वस्तु AB रखी है, तो उसका प्रतिबिंब मान लो बन रहा है, यहाँ बन रहा है। मान क्या लो, यहाँ बन ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? A डैश, यहाँ पे है A डैश और यहाँ पे है B डैश। इस बिंदु को मान लो M मान लो। क्या मान लो? M मान लो। अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, एक वैसे त्रिभुज रहेगा, और लास्ट में क्या करेंगे? इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, लास्ट में इसको क्या करेंगे? मान लेंगे कि ये नज़दीक P के पास है। तो इससे अच्छा क्या है, इससे बेहतर क्या है कि यहाँ त्रिभुज ना बना के इसी को MP को ही हम लोग एक भुजा मान के चलेंगे, कि जो कि मुख्य अक्ष पे क्या है? लंब है। MP क्या है? मुख्य अक्ष पे लंब है। इसी को हम लोग एक त्रिभुज मान के चलेंगे। ये फोकस बिंदु है। क्या है? फोकस बिंदु। तो FMP को भी एक त्रिभुज मान के हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को, इससे कठिनाई भी हम लोगों को नहीं होगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे सबका नाम दे लिए। अब देखो, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से डेरिवेशन की स्टार्टिंग होती है। अब एक चीज जब समझो, समरूप क्या होता है? समरूप, इसमें एक नाम सुनने को आएगा, समरूप त्रिभुज। समरूप दो त्रिभुज हैं। कितने हैं? दो त्रिभुज हैं तुम्हारे पास। एक मान लो ये त्रिभुज है, एक मान लो ये त्रिभुज है। दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे, सेम साइज के बन के थोड़ा सा बड़ा बना दो इसको। मान लो कि ये त्रिभुज है। समरूप होने की सबसे सिर्फ एक कंडीशन है कि तीनों या तो भुजाएं बराबर हो जाएं, किसी त्रिभुज की तीनों या तो भुजाएं बराबर हो जाएं। इसकी भुजा बराबर होती हैं, इसकी भुजा तीनों बराबर होती हैं, यानी वो तीनों समबाहु त्रिभुज रहते। तीनों भुजाएं बराबर मतलब समबाहु। या क्या होता कि या तीनों भुजाएं बराबर नहीं, वो समबाहु नहीं। जैसे इसकी जो भुजा तीनों हैं उसमें भी तीनों वही भुजाएं रहती, तब तो क्या रहता कि वो समरूप रहता। लेकिन भुजाओं का चक्कर छोड़ करके यहाँ लौटो कि अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएं, ये वाला कोण, ए वाला कोण और ए वाला कोण, तीनों एंगल अगर बराबर हो जाएंगे और इसका ए वाला कोण, इसका ए वाला कोण, इसका ए वाला कोण, तो मान लेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब तीनों एंगल को ना देख के सिर्फ दो ही एंगल देख लोगे कि दो बराबर हैं, तो मान लेंगे कि तीसरा भी बराबर है। क्यों? देखो, अगर ए वाला बराबर हो गया, ए वाला बराबर हो गया, ए वाला बराबर हो गया, ए वाला बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब दो दोनों के बराबर बराबर हैं तो उसमें दोनों को जोड़ के उसमें भी 180 से घटाएंगे और इसमें भी 180 घटाएंगे, तीसरा वाला तो सेम आना ही आना है।
तो समरूप त्रिभुज अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग बता देंगे उसमें कि देखो बेटा ये वाला एंगल क्या है, बराबर है, तभी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसकी इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। मान लो ये ए बी सी है, ये सी डी ई है, तो इसका सी डी बटे ए सी बराबर लिख सकते हैं ई डी बटे बी सी बराबर सी ई बटे ए बी। आई ना बस समझ में? इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। ये सिर्फ समझने वाली बात है, यानी उनके भुजाओं के अनुपात क्या लिख सकते हैं हम लोग, बराबर करके लिख सकते हैं। यही पे यहाँ पे करना है, सिर्फ समरूप का खेल है। ये पहचानना है कौन सा त्रिभुज समरूप है, कौन सा त्रिभुज यहाँ लगाना है, और हम लोग पूरे फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लेंगे। ये समझ गए हो तो इसको लिखना नहीं है, इसको बस मिटा लो। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो त्रिभुज है, क्या ये वाला ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ, और ए वाला एक त्रिभुज एफ एम पी, एफ एम पी। इसमें क्या है समरूप, एक तो 90 डिग्री है तो ए वाला भी 90 डिग्री है। चलो एक तो सही हो गया। एक ये वाला जो कोण है और हाँ ये वाला जो कोण है और ए वाला जो कोण है वो भी क्या है, ए वाला और ए वाला भी बराबर है। देखो हाँ, जब तुम लोगों ने यहाँ पे ए वाली चीज़ पढ़ी थी तो इस कोण को और इस कोण को क्या बोलते थे, दोनों बराबर होते थे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये अगर पूरा टोटल 180 है तो ये थीटा है, तो 180 माइनस थीटा, और ये 180 है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 90 कर दोगे तो देखो ये वाला स्पेस सेम है और ये वाला स्पेस भी सेम है। कहने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री वाला एक एंगल तो सेम है ही इसमें, ए वाला, और ये दोनों भी सेम हो गए, यानी दो एंगल सेम हो गए, तो तीसरा अपने आप सेम होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। यानी वी डैश ए डैश एफ त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ और एफ एम पी समरूप हैं। क्या हैं? समरूप हैं। बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ और एफ एम पी क्या हैं, समरूप हैं। तो क्या करेंगे, ए डैश बी डैश बटे एम पी, क्या एम पी बराबर कर देंगे बी डैश एफ बटे एफ पी। बस हम लोगों का काम यहाँ से हो जाएगा। अब एक बात यहाँ से समझना, क्या जो एम पी है अगर उसको एक स्ट्रेट लाइन तुम मान के चल रहे हो तो क्या वो ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो समांतर रेखा है। तो यहाँ पे एम पी की जगह पे तुम सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे। यानी यहाँ से आ गया ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश एफ बटे एफ पी। चलो ठीक है। दूसरी चीज देखो, एक त्रिभुज ए वाला ए बी सी, ए बी पी, ये पूरा त्रिभुज ए वाला, और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश और पी। इसमें देखना, अगर ए वाला कोण आपतन कोण है तो ए वाला कोण भी आपतन है। ये दोनों कोण तो बराबर हुए, एक 90 है और एक 90 है, दो कोण बराबर हुए, तीसरा अपने आप बराबर हो गया। ये वाला कोण परावर्तन कोण, ये वाला आपतन कोण, ये दोनों बराबर हैं। देखो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर गैप ज़्यादा इधर कम है, लेकिन दिखने से क्या होता है पता तो है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चौथा रूल क्या लिखा था, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो नियम पढ़ रहे थे उसमें चौथा रूल यही था कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर गिरती है तो वो प्रकाश के परावर्तन के सारे नियमों का पालन करती है। यानी ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। ये है थीटा तो ये भी क्या है, थीटा है। यानी ए वाला कोण बराबर हुए, एक कोण बराबर हुआ,
ये 90 है और ये 90 है, यानी दो एंगल तो बराबर हो गए, तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया, तीनों कोण बराबर तो वो समरूप, यानी त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी समरूप हैं। क्या हैं? समरूप हैं। तो क्या करेंगे ए डैश बी डैश, इसमें क्या करेंगे ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश पी बटे बीपी समरूप हैं। तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर कर दिए, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात कर दिए बी डैश पी बटे बीपी, क्योंकि इसमें ए वाला पूरा त्रिभुज लिए हैं और इसमें ए वाला त्रिभुज पूरा लिए हैं। ठीक है ना। अब ये वाला अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये वाला सेकंड मान लो, तो तुम यहाँ से क्या देख रहे हो, यहाँ भी ए एस बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश एफ लिखा है एफ पी में, और यहाँ भी ए डैश बी डैश बटे ए बी लिखा है। तो इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं कि नहीं, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे कहीं पे जगह चाहिए, हमें कहीं पे जगह लिखने के लिए चाहिए। चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं गैप, फिर मिटाते हैं। यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, बी डैश एफ बराबर लिख देंगे बी डैश पी के, बी डैश एफ बटे एफ पी बराबर बी डैश पी बटे बी पी। बी डैश एफ को क्या बी डैश पी और माइनस में एफ पी नहीं लिख सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बी डैश पी में से एफ पी को माइनस कर देंगे तो क्या बी डैश एफ नहीं आ जाएगा। तो वी डैश एफ की जगह पे लिखेंगे बी डैश पी माइनस एफ पी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी वी है, वी और एफ भी क्या है, फोकस दूरी एफ है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा कि बी डैश पी माइनस एफ पी बटे एफ पी बराबर बी डैश पी बटे बी पी, बी डैश पी बटे बी पी। अब एक बात समझो, यहाँ पे बी डैश पी क्या है, देखो पहले इस बात को लिखना है, लिख लो। अच्छा तुम लोग पहले लिख लो इस चीज़ को, नहीं तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। बी डैश पी क्या है, थोड़ा सा शब्दावली लिख लेंगे, फिर इसको मिटा देंगे, तो हम लोग क्या रहेंगे, कन्फ्यूजन हम लोगों को नहीं आएगी। इस चित्र को मिटा देंगे और यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि जगह तो चाहिए ही चाहिए। तो इस डेटा को लिख लो, इस चित्र को बना लो, वीडियो को पॉज करके और फिर आगे देखो। ठीक है। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, बी डैश पी v का मान है, प्रतिबिंब की स्थिति है v, लेकिन वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव। चिन्हावली में हम लोगों ने देखा था कि उधर की सारी दूरियां जिधर प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ रहता है, जिधर कलई नहीं होती है, उधर की सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो ये इधर कलई नहीं है तो इधर की नेगेटिव रहेगी, तो माइनस वी डैश पी को माइनस वी। यहाँ पे देखो एफ पी को क्या लिखोगे, एफ पी फोकस दूरी है, एफ है स्मॉल एफ, लेकिन ये भी नेगेटिव रहेगी, तो क्या रहेगा माइनस एफ। और बीपी को क्या लिखोगे, वी वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को यू लिखते हैं, लेकिन ये भी नेगेटिव रहेगी क्योंकि इधर भी कलई नहीं है। तो क्या करोगे, बी पी बराबर माइनस यू। जब तक आगे के लेक्चर्स को नहीं देखोगे यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में इस बात का जिक्र हुआ है, कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोग देख लिए। अब देखो इसको मिटाते हैं,
और यहाँ पे देखते हैं। क्या लिखा है, बी डैश पी माइनस एफ पी बटे एफ पी बराबर बी डैश पी बटे बी पी। बी डैश पी की जगह पे क्या लिखना है, माइनस बी, तो माइनस बी। एफ पी की जगह पे माइनस एफ, तो एफ पी में पहले से माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस करेगा, तो प्लस एफ बटे एफ पी निगेटिव एफ, तो माइनस एफ बराबर बी डैश पी क्या है, माइनस वी बटे बी पी क्या है, माइनस यू। माइनस माइनस प्लस हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वी यू प्लस एफ यू बराबर, इधर क्या है माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस एफ वी। माइनस प्लस का कहीं पे दिक्कत हुई है क्या, एफ नहीं दिक्कत हुई है। वी यू तो माइनस वन बटा एफ, माइनस से जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ, सही है। ये जो माइनस में था इधर का गया तो ये माइनस हुआ, कहीं पे माइनस प्लस में दिक्कत हुई है। बी डैश पी, तो बी डैश पी को माइनस बी लिखे, माइनस बी लिखे। एफ पी की जगह पे माइनस एफ तो प्लस एफ हो गया, एफ पी की जगह पे माइनस एफ तो माइनस एफ हो गया। बी डैश पी की जगह पे माइनस वी, यू बी बी पी की जगह पे यू। चलो अच्छा ठीक है। अब देखो इस पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में बी डैश पी माइनस एफ पी कहीं पे दिक्कत हुई है, देखो सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पे माइनस में दिक्कत आएगी तो देखो उसको दोबारा से रीचेक कर लेंगे, ठीक है एक बार। तो देखो यहाँ पे इसमें पूरे समीकरण में वी यू एफ से भाग दे देना है, क्या कर देना है, वी एफ से भाग देना है, भाग देना है। चलो ठीक है भाग देंगे, तो क्या होगा, इसको मिटाते हैं, इसको नहीं यहाँ पे मिटाते हैं, चलो इसी को मिटा देते हैं, ठीक है। इसको लिखने के लिए लिख ही लिए हो, जब भाग दोगे तो माइनस वी यू के बटे में लिखोगे वी यू एफ लिखोगे, ठीक है, प्लस एफ यू में क्या लिखोगे, वी यू एफ लिखोगे बराबर माइनस एफ वी बटे में वी यू एफ। यहाँ से v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, यहाँ u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, यानी माइनस एक बटे f बराबर प्लस एक बटे v बराबर माइनस एक बटे u। तो जब ये वाला जाएगा इधर, चलो ठीक है कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई है, सही है अपना पूरा सही है, वो दिख रहा था कि गलत हो गया है। अब देखो माइनस एक बटे एफ प्लस एक बटे वी बराबर माइनस एक बटे यू। जब एक बटे वी को इधर भेजेंगे तो माइनस एक बटे एफ बराबर माइनस एक बटे यू और माइनस जाएगा तो माइनस एक बटे वी। तीनों माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो आ गया फॉर्मूला एक बटे एफ बराबर एक बटे यू प्लस एक बटे वी। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। अब ये कुछ मिट गया, कुछ हो गया नहीं तो इसको दोबारा रिपीट करते। तो सुविधा क्या है, बंद करके पॉज करके, समझ में नहीं आया है तो अगर आ गया, क्योंकि आसान सी चीज़ थी, सिर्फ कैलकुलेशंस था, समझना था कौन सा समरूप त्रिभुज है, किसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो एक बटे एफ बराबर एक बटे वी प्लस एक बटे यू हमारा फॉर्मूला आ गया और प्रूफ भी हो गया है। बस बहुत आसान सा था, पहले तो वस्तु रखते, भेजते, उसको त्रिभुज बना लेते और कौन कौन से, सिर्फ दो ही देखना था, दो बार देखना था कौन कौन से दो त्रिभुज समरूप हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग अनुपात को रख रहे हैं और रख लेंगे। बस कॉन्सेप्ट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे थी एक तो, कि हम लोग जब
बी डैश एफ को लिख रहे थे तो वहां पे बी डैश पी माइनस एफ पी कर लेना था। ठीक है, लास्ट में ध्यान देना है पूरे टोटल से भाग किसका देना है, वी यू एफ सा एफ का भाग देना है और लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। बस कैलकुलेशंस का बहुत ध्यान देना है, कन्फ्यूजिंग कैलकुलेशन है, कन्फ्यूजिंग कैलकुलेशन है, बड़ी है और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, समाप्ति भी हो गया है और हम लोगों का लक्ष्य भी पूरा हो गया कि क्या करना था, जो डेरिवेशन कंप्लीट करना था। ठीक है, सभी लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो, बहुत ज़रूरी है शेयर करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं करना है लाइक मतलब करना हो करना, नहीं करना है ना करना, लेकिन पढ़ाई में लगा के करो। लाइक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेयर कर दो क्योंकि संख्या बढ़ जाए, लाइक तो हो ही जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, इसलिए ना बढ़वाओ कि सब्सक्राइबर चाहिए बहुत ज़्यादा, नहीं, 1000 सब्सक्राइबर जैसे होंगे तो तुम्हारे लाइव डाउट हम लोग सॉल्व करने लग जाएंगे। 1000 से पहले लाइव नहीं चलेगा, इसीलिए 1000 हो जाएंगे तो फिर सब्सक्राइबर बोलने के लिए भी बंद कर देंगे, फिर नहीं बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, या शेयर कर दो। 1000 जैसे ही 1000 बच्चे हुए क्या करेंगे, लाइव पढ़ाना चालू कर देंगे, मतलब लाइव लेक्चर्स नहीं रहेंगे। लाइव लेक्चर्स में क्या रहता है, कंटेंट और ख़राब रहता है, लेकिन लाइव डाउट सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, लाइव इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो संडे टू संडे लाइव इंटरेक्शन होने लग जाएगा तो तुम लोगों को क्या लगेगा, फील आएगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ रहे हो। और रिकॉर्डेड लेक्चर ही बेस्ट रहता है, क्यों, अगर उस लेक्चर को बाद में कोई बच्चा देख रहा है तो तुम लोगों से जो बातें करते हैं चैट में वो उसको बहुत ख़राब लगेंगी। क्या लगेंगी, बहुत ख़राब लगेंगे। इसीलिए क्या रहेगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो जो सिलेबस कंप्लीट होगा वो रिकॉर्डेड में ही होना है, साल भर रिकॉर्डेड में रहेगा, लेकिन संडे टू संडे हर चीज़ को रिवाइज कर दिया करेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ाए रहेंगे पहले, और डाउट जो तुम लोग कमेंट में पूछोगे उनका भी आंसर देते रहा करेंगे और आपसी वार्तालाप भी बना रहेगा लाइव से। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डेड ही रहेंगे, पहले से बोल दिया, उसमें कोई आश्वासन वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि जो लाइव बच्चे पढ़ लेंगे वो तो उन्हें तो अच्छा लगेगा कि उनकी बातें दे रहे हैं, लेकिन जो बातें उनसे हो जाएंगी फालतू की, पढ़ाई के अलावा जो बातें हो जाएंगी, तो जब और कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। चलो आज के लिए बातें समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके बाय।